Hey everyone, this is Ram Vishnoi and you're watching Geography Guru। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी भूगोल की, और हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी भूगोल के यूनिट टेस्ट 1 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। देखिए, ये जो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट होते हैं ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्लास 9-10th के जो PT1 एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं के साथ होते हैं। 9-10th में इसको PT1 बोला जाता है, और जब हम 11-12th की बात करते हैं तो इसको आप UT1 बोलते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जियो के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम 10th के बाद जियो के साथ आते हैं तो शुरुआत में हमें काफ़ी कुछ ऐसा मिलता है कि जो समझ में ही नहीं आता। हमें लगता है कि भाई कहाँ पहुँच गए, वहाँ तो जियो कुछ अलग ही थी और यहाँ आते ही सारे जज्बात ही बदल जाते हैं। क्योंकि आपकी जो फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो थोड़ी सी आपकी डिफ़िकल्ट लेवल के अकॉर्डिंग चलती है। हालांकि जैसे जैसे हम कनेक्ट होते जाते हैं उसके बाद हमें सब कुछ ईजी लगने लगता है। तो ये जो PT1 के साथ आपके जो UT1 होते हैं, इसमें लेकर के थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की नीड होती है। थोड़ा सा हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, किस टाइप का पैटर्न रहेगा, कौन से क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका मिड टर्म आएगा तब तक आप यूज टू हो जाओगे, एडजस्ट हो जाओगे। क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एडमिशन भी काफ़ी लेट होता है। ओके, तो आपने कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जो ठीक से किए भी नहीं होंगे। तो उसका एक प्रैक्टिस के थ्रू, ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसके थ्रू आपको एक मोटे तौर पे आइडिया लगेगा। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर में क्या कुछ रहेगा। तो ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, UT1 का है, क्लास 11th का है, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है जिसका 0 to 9 कोड रहेगा। टोटल 90 मिनट्स आपको मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 35 रहेंगे। 35 इन द सेंस कि देखिए, ये जो आपका UT1 होता है, ये जो मिड टर्म होता है वो आपका एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स का होता है जितने मार्क्स का आपका एनुअल होना होता है। ठीक, यानी कि 70 मार्क्स का रहता है जियो में, और जो UT होता है उस 70 का हाफ मार्क्स होता है, यानी कि 35 का आपका रहेगा। तो इसमें देखिए आपके इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन रहेंगे। 18 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और मार्क्स यहीं सेक्शन के अगेंस्ट वैसे भी मेंशन किए हुए, यहाँ पर भी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 रहेंगे, ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है। 13 to 15 है, ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। 16 और 17 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके 5 मार्कर रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका मैथवर्क से रिलेटेड रहेगा। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, भूगोल को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द टर्म ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी अगर शब्द की बात करें तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स टू डिस्क्राइब। ओके, यानी कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो जमा में ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ और डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। भूगोल है वो पृथ्वी का वर्णन है या पृथ्वी का अध्ययन है। इसमें हम पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है उन सभी एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। इन ज्योग्राफी वी स्टडी ऑल द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल ऑन द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। ओके, बस इतना लिख दोगे तो काफ़ी है, क्योंकि 1 मार्क है। उसके बाद मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ओके, किस भाषा के शब्द से हुई है। द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी, जो अरेबिक वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द मौसम, उससे हुई है। तो अरबी का है, हालांकि कुछ जगह पे जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा जाता है कि अरेबिक और द मलयालम वर्ड, कि अरबी या मलयालम भाषा दोनों में ये मौसम वर्ड आता है। तो आप ही दोनों मेंशन कर सकते हो कि जो मॉनसून शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी अथवा मलयालम भाषा के मौसम शब्द से हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। नेम द 2 मेन रिवर्स फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी। तो 2 प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती है, अपने पानी को गिराती है, तो वो है नर्मदा एंड तापी रिवर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, जल ग्रहण क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कैचमेंट एरिया। ये कैचमेंट एरिया क्या होता है। देखिए, ये रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है। अब देखिए, इस रिवर को पानी पूरे इस इलाके से मिल रहा है, ठीक, और ये सारा सारा कैचमेंट एरिया है। द एरिया फ्रॉम वेयर अ रिवर गेट इट्स वाटर दैट इज़ नोन एज अ कैचमेंट एरिया। कि वो सभी इलाके जहाँ से किसी नदी को पानी प्राप्त होता है उस पूरे इलाके को कैचमेंट एरिया या जलग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए 5th जो क्वेश्चन दिया गया है, 5th क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस देश की
भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक लाइन मैं बताया करता हूँ, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ठीक, MBA किया ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसमें हमें उन सभी देशों के नाम दिए गए हैं जिन 7 कंट्रीज़ के साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बै से बांग्लादेश, लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, ठीक। उसके बाद च से चाइना, पै से पाकिस्तान, नै से नेपाल, मै से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। हमसे पूछा गया लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर, तो वो बांग्लादेश के साथ रहेगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 6th जो हमें क्वेश्चन दिए गए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ बंगाल? तो दामोदर रिवर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 7th, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हु कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी? यानी कि हमें बताना है कि ज्योग्राफी जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जिनको हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं, तो है इरेटोसथनीज। इरेटोसथनीज हैं जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद है कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स? तो वो कौन सी रेखा है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। उसके बाद 9th है विच रिवर कोजेस फ्लड्स इन फतेहाबाद एंड सिरसा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा? देखिए हरियाणा पंजाब में फ्लड जो आती है उसमें इस रिवर का बड़ा योगदान होता है। तो ये लगभग आपकी यूटी होती है तो उस वक्त न्यूज़ में अच्छी खासी छाई रहती है। तो है घग्गर रिवर, ठीक। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया? देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछी है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछी गई, तो है केजी, कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। उसके बाद 11th जो हमें क्वेश्चन दिया गया, 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? बड़ा आसान सा है, राजस्थान आंसर रहेगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द स्टेट लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया? तो वो राजस्थान है। 12th क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बताइए? तो नेम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, तो है माजुली आइलैंड है, ये रिवराइन आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में असम में है। तो ये रहेंगे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन सेक्शन ए में। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे, सेगमेंट बी जो हमें दिया गया, सेक्शन बी दिया गया, यहाँ पे हमें दिए गए क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। बांगर और खादर में अंतर बताइए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बांगर एंड खादर, ओके। बांगर और खादर में हमें अंतर बताना है। तो अगर हम बात करें, ये रिवर फ्लो हो रही है, ओके, सपोज कीजिए, तो इसके आसपास का ये जो एरिया है, नीचे वाला इलाका, ये खादर इलाका होता है, ये दूर वाला इलाका होता है, ये बांगर इलाका होता है, ओके। तो इसमें अंतर बताना है। तो खादर इज ए न्यू एलुवियल सॉइल वाइल बांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। खादर है वो यहाँ की मिट्टी है, वो नई मिट्टी है, जबकि ये पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक। खादर की बात करें, खादर इज ए लो लाइंग एरिया नियर द रिवर के आसपास का लो लाइंग एरिया होता है। ऑन द अदर हैंड बांगर इज ए हाई लैंड फार फ्रॉम द रिवर, ये नदियों से दूर एक उच्च भूमि होती है। खादर एरिया इट गेट फ्लडेड एवरी ईयर, ये हर साल लगभग इसमें बाढ़ आती है। और बांगर की बात करें, इट डजेंट गेट फ्लडेड एवरी ईयर, उसमें हर साल बाढ़ नहीं आती है। खादर की बात करें, इट इज़ मोर फर्टाइल एरिया। बांगर की बात करें, इट इज़ कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल एरिया, कम उपजाऊ होता है, ये ज़्यादा उपजाऊ होता है। खादर है वो ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि बाढ़ आ रही है, नई मिट्टी बिछ रही है, जबकि बांगर है वो थोड़ा कम उपजाऊ होता है। जो खादर है दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जबकि बांगर है वो थोड़ा सा कम सूटेबल है। बस इतना सा रहेगा, यानी कि ये समझ लिया ना कि खादर नदी के आसपास का निचली ज़मीन होती है जिसमें हर साल बाढ़ आ जाती है, इसलिए वहाँ पे नई परत बिछ जाती है, इसलिए इसको नई जलोढ़ बोलते हैं, ठीक, खादर को। और वो पुरानी जलोढ़ है क्योंकि दूर का इलाका भी हो गया और ऊंची ज़मीन है जहाँ बाढ़ नहीं आती, इसलिए खादर क्योंकि नई मिट्टी है तो ज़्यादा ऊंचाऊ है और कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त भी है। तो ये सब कुछ आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 14th जो क्वेश्चन दिया गया, 14th क्वेश्चन है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है। देखिए भाई, मौसम और जलवायु की बात करें तो मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशा होती है, ओके। मौसम किसी स्थान विशेष के किसी समय विशेष के दौरान वायुमंडल की दशा होती है, ठीक।
जबकि क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट है वो लंबे समय में मौसम का औसत होता है। तो वेदर की अगर बात करें तो वेदर इज द कंडीशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर क्या है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्लाइमेट इज द सम टोटल और द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्गर पीरियड। जबकि जो जलवायु होती है वो मौसम का लंबे समय में औसत होता है। कितने लंबे समय में? 30 ईयर्स में एवरेज होता है। ठीक। वेदर कैन चेंज मेनी टाइम इन ए डे। वेदर है वो एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है। जबकि क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट चेंजेस ओवर ए लॉन्गर पीरियड, लंबे टाइम में चेंज होती है। ठीक। अगर मौसम को कंपेयर करना तो मौसम को यूँ कह सकते हैं कि ये एक बुक के पार्ट की तरह होता है, चैप्टर की तरह होता है, जबकि क्लाइमेट है वो पूरी बुक की तरह होता है। ऐसे कुछ आप लिख सकते हो। उसके बाद है इंडियन मानसून के मेन फीचर्स लिखने हैं। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मानसून। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया इंडियन मानसून। ठीक। तो इसकी मुख्य विशेषताएं लिखनी है। तो इंडियन मानसून की मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें पहला चीज़ अगर हम मेंशन करें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा अनसर्टेन। इंडियन मानसून इज़ अनसर्टेन इन इट्स नेचर। अनिश्चित होता है, कोई पक्की गारंटी वारंटी नहीं होती कि मानसून आएगा कि नहीं आएगा। ठीक। कभी कम आती है बारिश, कभी ज़्यादा आ जाती है, कम आती है सूखा पड़ता है, ज़्यादा आती है बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन मानसून इज दैट इट इज़ अनसर्टेन इन इट्स नेचर। समटाइम वी रिसीव लेस देन एवरेज रेनफॉल, समटाइम्स वी रिसीव मोर देन एवरेज रेनफॉल। ठीक। दूसरा है इरेगुलर। इंडियन मानसून इज इरेगुलर इन इट्स नेचर ऑल्सो। ये इरेगुलर भी है। इरेगुलर मीन्स देर इज़ नो फिक्स टाइम ऑफ द अराइवल एंड डिपार्चर। अराइवल और डिपार्चर का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी टाइम से पहले, कभी टाइम से बाद, कभी जाना भी पहले, कभी जाना भी बाद। ओके। थर्ड है इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। द रेनफॉल दैट वी रिसीव फ्रॉम द मानसून इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ ऐसे भाग है देश के जहाँ पे मोर देन 400 सेंटीमीटर बारिश होती है और कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे लेस देन 10 सेंटीमीटर बारिश भी होती है। तीसरी ये होगी। फोर्थ इसमें फीचर मेंशन कर सकते हो हैवी रेन। भारी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, कि जो हमारे देश की जितनी भी बारिश होती है वी रिसीव द 75% ऑफ द एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में पूरे साल की 75% बारिश हो जाती है। ओके। एंड आउट ऑफ दीज 3-4 मंथ्स द एक्चुअल रेनी डेज आर द 40 to 42। जो एक्चुअल बारिश के दिन होते हैं वो 40 से 42 होते हैं, यानी कि बारिश झमाझम तरीके से बरसती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में बारिश है वो कभी बरसती नहीं बल्कि गिरती है। इट नेवर रेन्स इन इंडिया, इट पोर्स इन इंडिया। तो ये चार विशेषताएं होगी। अनिश्चित मानसून, अनियमित मानसून, वर्षा का असमान वितरण और मूसलाधार बारिश। ओके। अनसर्टेन मानसून, इरेगुलर मानसून, ओके, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड हैवी रेनफॉल। तो ये 4 फीचर्स आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सी सेक्शन दिया गया, यहाँ पे हमें दिए गए हैं 2 5 मार्कर क्वेश्चन। उसको देखिए। इसमें जो हमारा फर्स्ट 16th क्वेश्चन दिया गया, भूगोल को परिभाषित कीजिए और भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। डिफाइन द ज्योग्राफी। ऊपर हमने बात की थी तो आपको बताना है ये ज्योग्राफी क्या होती है। ज्योग्राफी इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, जियो प्लस ग्राफोस। ओके। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स टू डिस्क्राइब। ये सब कुछ बताना है। फिर उसकी ब्रांचेज बतानी है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं वो सब कुछ आप मेंशन करोगे। ठीक। उसके बाद 17th क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर बताना है। ठीक। तो हिमालय की नदियों की बात करें तो दीज आर मोर इन नंबर्स, संख्या में ज़्यादा है, वो लेस इन नंबर्स हैं। हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ये पेरेनियल है, यानी कि सदावाहिनी है, पूरे साल पानी रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय रिवर्स की बात करें हम, पेनिनसुलर रिवर्स की, वो सीजनल है, मौसमी नदियाँ होती हैं। हिमालयन रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम रेनफॉल एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ आइस। दोनों से पानी मिलता है इसे। जबकि जो मेन सोर्स जो है वाटर का पेरेनियल जो पेनिनसुलर रिवर्स के लिए, उनके लिए केवल रेनफॉल ही है। ठीक। ये संख्या में ज़्यादा है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो संख्या में कम है। इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें पानी की मात्रा कम होती है। हिमालय की नदियाँ हैं ये, इनकी अगर बात की जाए तो इनकी लंबाई अधिक है, उनकी लंबाई कम होती है। दीज आर लेंथियर एज कम्पेयर टू द साउथ इंडियन रिवर्स। इसके साथ साथ इनकी अगर बात की जाए हिमालयन रिवर्स की, हिमालयन रिवर्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फॉर्म डेल्टाज।
सब ज़्यादातर नदियाँ वो डेल्टा बनाती है, जबकि साउथ इंडियन रिवर्स की बात करें तो सम रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा, कुछ नदियाँ वो डेल्टा नहीं बनाती। हिमालय की नदियाँ वो बड़े डेल्टा बनाती है, वो छोटे डेल्टा बनाती है। हिमालय की नदियाँ वो इरिगेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, वो कम सूटेबल है। हिमालय की नदियाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पैदा करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है, वो कम सूटेबल है। ऐसी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। बहुत से और पॉइंट हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद सेक्शन डी है, इसमें आपका रहेगा मैप वर्क भी, क्योंकि आपके जो UT1 होता है तब तक ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो इजी से कुछ पॉइंट्स रहेंगे। 4 मार्कर ये आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको अरेबियन सी लोकेट करना है, अरुणाचल प्रदेश बताना है, भूटान बताना है, और स्टेट विच रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेघालय, वो आपको बताना है, ठीक। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके अगर कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है, किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोशिश करूंगा कि सबको रिप्लाई दिया जाए। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल पे आ सकते हो। टेलीग्राम पर भी ज्योग्राफी गुरु चैनल है, वो ज्वाइन किया जा सकता है, जहाँ पर हम PDF वगैरह या सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह है वो अवेलेबल करवाते हैं। वहाँ पर भी कमेंट सेक्शन दिया गया, वहाँ पर भी कमेंट किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।